KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samriddhi Nolakha and welcome to our crash course for your board examinations जिसके अंदर हम हिस्ट्री विद इन 40 डेज, जी हाँ विद इन 40 डेज हम पूरी की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे. सो दिस इज डे 3 and lecture 3 of our crash course. So in the previous two lectures we have discussed about Indus Valley civilization and Harappan civilizations. अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज चेक आउट आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें आपको प्लेलिस्ट की पूरी लिंक मिल जाएगी. और साथ ही साथ अगर आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा है और ना फॉलो करा है, सो प्लीज चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन ताकि आप लिंक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सके और डेली इंफॉर्मेटिव वीडियोस, क्विजेस का पार्ट बन सके. और कोई भी अपडेट आपके बोर्ड्स या सीयूईटी एग्जामिनेशन से रिलेटेड आती है तो आप सबसे पहले इस न्यूज से अपडेटेड रहें. सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड with this chapter, which is kings, farmers and towns in the early states. So in the last lectures we discussed about Indus Valley civilization, Harappan civilization, how it started and eventually how it came to an end. इस section में हम basically kings and farmers के बारे में discuss करेंगे. तो हुआ क्या था, अगर history देखें, in Harappan civilization के end के बाद during a long span of 15 years there were several developments, काफी developments देखने को मिली थी हमें. कहाँ पे? in the different parts of the subcontinent. और ये एक पीरियड भी था ड्यूरिंग विच ऋग्वेदा जो माना जाता है ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वैदिक सोसाइटी, ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म, was composed by people living along the Indus and its tributaries. तो वहां के जो रहने वाले लोग हैं इंदस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास, माना जाता है कि उन्होंने ऋग्वेद को उस टाइम पे कंपाइल किया था. जेम्स प्रिंसेप की बात करें, he was an officer in the Mint of East India Company. He deciphered Brahmi script. Straight away, this is your previous said question that has been asked in terms of MCQ. MCQ में पूछा जा सकता है कि प्रिंसेप ने कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर किया था. तो आंसर इज खरोष्टी एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट. और ये स्क्रिप्ट यूज की जाती थी अर्लियर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स. तो इन स्क्रिप्ट को ही यूज करके अर्लियर इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स पे यूज करके लिखा जाता था. काफी सारी चीजें मेंशन है बाय द किंग एज पीए दस्ती, मतलब प्लेजेंट टू बी beloved. पीए दस्ती का मतलब है प्लेजेंट, दैट वन हु इज लव्ड बाय एवरीवन. एंड देयर वर फ्यू इंस्क्रिप्शन जिससे हमें पता चलता है कि ये किंग और कोई नहीं था, अशोक था. तो अगर क्वेश्चन आता है कि पीए दस्ती कौन से किंग से रिलेटेड है, विच इज नन अदर देन योर अशोक. अब बात करते हैं उस टाइम पे हमने राइज देखा था 16 महाजनपद्स का, ठीक है. तो इट इज रिगार्डेड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री. कौन सी सेंचुरी? 6th सेंचुरी BCE. उस टाइम पे बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में मेंशन था कि 16 स्टेट्स वर नोन एज महाजनपद्स. ऐसी स्टेट्स जो काफी ज्यादा पॉपुलर थी और वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी पॉपुलैरिटी की वजह से, सुवरेनिटी की वजह से. तो उनको हमने महाजनपद का एक टाइटल दे दिया था ताकि हम उनको रिकॉग्नाइज कर सके. तो जनपद का क्या मतलब था? एक ऐसा लैंड वेयर जन बेसिकली मीन्स पीपल, अ क्लैन और अ ट्राइब, ये वहां पे रहते थे और सेटल होते थे. और ये वर्ड काफी ज्यादा प्राकृतिक लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज में यूज किया गया है. मोस्ट महाजनपद दे वर रूल्ड बाय द किंग. तो बेसिकली काफी सारे जो महाजनपद थे, रादर देन रूल्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल, वो किंग के द्वारा रूल किए जाते थे. एंड किंग वाज नोन एज द मोनार्क. तो उन महाजनपद को हम मोनार्कियल महाजनपद कहते हैं. एंड कुछ which were known as the sanghas, they were the oligarchy. And there were some other महाजनपद जिनको हम oligarchy, जो संघ के द्वारा रूल किए गए थे, where power was shared by the number of men. तो एक हो गया आपकी मोनार्कियल महाजनपद और दूसरी कैटेगरी आ जाती है आपकी ओलिगार्कियल महाजनपद. और ईच महाजनपद की कैपिटल सिटी होती थी जो हमेशा फोर्टिफाइड
यहाँ मतलब फोर्ट्स बनाए गए थे ताकि अगर कोई फॉरेन इन्वेजन या कोई फॉरेन अटैक होता है तो उससे वो महाजनपद बच सके। अब बात करेंगे फर्स्ट अमंग द 16, उसमें से सबसे ज्यादा 16 महाजनपदों में से सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट था, जो प्रॉमिसिंग था, वो और कोई नहीं बल्कि मगध साम्राज्य था। तो मगध जो प्रेजेंट डे बिहार में सिचुएटेड है, इट बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। So the importance of Magad has been asked in 2 marker, 4 marker and 8 markers, that why Magad came to be known as the most important and powerful महाजनपद, what was the relevance, और क्यों मगध में ही सबसे ज्यादा सेटलमेंट्स और सबसे ज्यादा कारोबार और ट्रेड हुआ करता था। So it was a region where agriculture was specially productive. सबसे ज्यादा यहाँ पे agriculture productive था because the land here was very 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 fertile. आयरन माइंस यहाँ लोकेटेड थी। प्रेजेंट डे झारखंड से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे भारी मात्रा में आयरन और कोल माइंस मिली गई थी और ये इजीली एक्सेसिबल था। और ये जो रॉ मटेरियल था ये आपको एज रिसोर्स प्रोवाइड करते थे टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे फॉरेन अटैक और इंटरनल अटैक्स बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट थे। उसे बचने के लिए जो हमें टूल्स और वेपन्स की रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल था, क्या, रॉ मटेरियल। तो इनिशियली राजगृह वाज द कैपिटल ऑफ मगध। तो इनिशियली कौन सी कैपिटल थी, राजगृह, लेकिन लेटर पाटलिपुत्र को कैपिटल बना देते हैं। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि रेलेवेंस क्या था, क्यों पाटलिपुत्र को ही कैपिटल क्यों चूज करा। Okay guys, I have a great news for all of you that we at KP classes have launched your courses for CUET examination, which is very 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 economical in just 4,999 rupees, in just 4,999 you can purchase our courses from our app KP exam prep app, और ये ह्यूमैनिटी, साइंस, कॉमर्स के लिए अवेलेबल है। और इसमें ऐसा ही नहीं कि हम सिर्फ आपको डोमेन्स कराएंगे, इसमें डोमेन्स, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट भी इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आप सिर्फ जनरल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा सारथी बैच भी अवेलेबल है इन जस्ट 2,999 रुपीज, विच इज एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव। 3,000 रुपए में क्या ही आता है भाई, हमारा जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का कोर्स आता है जो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत इकोनॉमिकल है। you can get access to all the material, you can purchase it, और आप अपनी CUET प्रिपरेशन को एकदम अच्छे तरीके से बूस्ट कर सकते हो। अब बात करेंगे मौर्यन एम्पायर। उसी टाइम पे मौर्यन एम्पायर का राइज हमें देखने को मिलता है। Who was the founder? चंद्रगुप्त मौर्य। He founded the Mauryan Empire in 321 BCE, और उन्होंने इस कंट्रोल को एक्सटेंड किया था कि कहां तक लेके चले गए, नॉर्थ वेस्ट, जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान का रीजन है, उन्होंने अपने रूल को वहां तक स्प्रेड करा था। तो मौर्य आए कैसे, व्हाट वर द रीजन कि मौर्य सडनली मगध साम्राज्य पे कैसे रूल करने लगे। तो इनकी हिस्ट्री क्या है, उनको वैरायटी ऑफ सोर्सेस से पता चलता है मौर्यन एम्पायर के बारे में। जैसे चाणक्य जी ने बोला है अपनी बुक अर्थशास्त्र में मौर्य के बारे में। देन कुछ बुद्धिस्ट, जैन, पुरानिक लिटरेचर है, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक है जो मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें बहुत इफेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसी भी हैं जो मौर्य के बारे में बताती है, इनग्रेव्ड ऑन हार्ड सर्फेसेस, स्टोन, मेटल एंड पॉटरी, और ये परमानेंट रिकॉर्ड्स हैं जिसमें डेट्स के थ्रू हमें पता चल जाता है कि मौर्य साम्राज्य का क्या रेलेवेंस था, हाउ दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। सो दिस क्वेश्चन स्ट्रेट अवे और 2 मार्कर, दैट व्हाट आर द एविडेंसेस जो हमें बताते हैं किसके बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे। अब बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। इतना बड़ा साम्राज्य को संभालता कौन था और कैसे संभाला गया। तो देयर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द एम्पायर। एक तो कैपिटल हो गई, एंड कैपिटल कौन सी थी, पाटलिपुत्र अब तक शिफ्ट हो चुकी थी एज अ कैपिटल।
and कुछ centers like Takshashila, Ujjaini, Tosali and Swarnagiri. These were the major 4 provincial centers which spread across north, south, east, west. Write down in the comment section कौन-कौन से provincial centers कौन-कौन सी directions को belong करते हैं. This question can be asked in terms of MCQ as well as in your CUET examination. So this administration was extremely strong in the areas around the capital and the provincial centers. और कम्युनिकेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था बोथ लैंड एंड रिवराइन रूट्स पे और ये एम्पायर की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी था. तो बेसिकली कम्युनिकेशन एंड ट्रेड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मौर्य एम्पायर क्या करता था, प्रैक्टिस करता था अपने रूल के दौरान. अब इंपॉर्टेंस क्या थी? अशोक केम टू बी रिगार्डेड एज एन इंस्पायरिंग फिगर. तो अशोक मौर्य साम्राज्य का मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर माना गया. And he was more of humble than the rulers who adopted the grandiose, which means the magnificent titles. काफी ज्यादा titles हमें अशोक के बारे में देखने को मिले हैं. Write down in the comment section कौन-कौन से titles हम अशोक को जाना चाहता है और कौन-कौन से titles हमने अशोक को दिए हैं. So this is our exam prep app. You can get access of these video lectures as well and these PDFs as well on our app, which is absolutely free of cost. And along with that, we guys have mock papers, sample papers and previous year questions for you only on our app. आप एंड्रॉइड अगर यूजर हैं तो केपी एग्जाम प्रेप ऐप के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं. एंड इफ यू आर एन iOS यूजर तो क्लास प्लस ऐप है जो आप डाउनलोड करेंगे. आप अपनी क्रेडेंशियल्स डालिए, लॉग इन करिए एंड देन क्लिक ऑन द मेन्यू, क्लिक ऑन द फ्री मटेरियल. आपको हमारे डिफरेंट कोर्सेस मिल जाएंगे. डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो यू विल बी गेटिंग ऑल दीज पीडीएफ विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. और टेस्ट में आपको सारे मॉक पेपर्स, सैंपल पेपर्स, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे विच इज एब्सोल्युटली फ्री. यू कैन गेट एक्सेस टू ऑल दीज. अगर आपको हमारे कोर्सेज परचेज करने हैं सो गो टू द स्टोर. यू कैन परचेज आवर CUET उड़ान बैच और सारथी बैच in just 4,999 and 2,999 respectively. So guys, what you guys are waiting for? ये बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है. इतने प्राइस में कहीं भी नहीं मिलेगा. मार्केट में कहीं भी चले जाओ, इतने इकोनॉमिकल प्राइस पे आपको कोई भी कोर्स, कोई भी क्रैश कोर्स बिल्कुल नहीं मिलने वाला. अब बात करेंगे न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप. उस टाइम पे किंगशिप की कौन-कौन सी नोशंस, कौन-कौन से नए नजरिए आए थे. तो चीफ, he was the powerful man whose position may or may not be hereditary. So जो चीफ था, he was the powerful man, hereditary, क्या पता राजा का बेटा ही बने, क्या पता वो बाहर से भी बने, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं था कि वो हेरिडिटी हो. लेकिन चीफ एज अ ऑफिस, चीफ का ऑफिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया था. He received gifts from the subordinates. अपने नीचे काम करने वाले लोगों से उसको गिफ्ट्स मिलते थे. Unlike king who usually collect the taxes, so king used to collect the taxes and these kind of chiefs उनको अपने subordinates से काफी भारी मात्रा में गिफ्ट्स मिले थे. And they often distributes these among the supporters. तो ये जो चीजें थी, ये जो गिफ्ट्स थे, उन्होंने अपने सपोर्टर्स को कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे rather than keeping everything for themselves. तो न्यू किंगडम्स हमें देखने को मिले इन द डेक्कन एंड इन द साउथ इंडिया that were known as Cholas, Cheras and Pandyas in the Tamilakam, which is the name of the ancient Tamil country. So basically in southern India, 3 kingdoms were emerging that were known as Cholas, Cheras and Pandyas और वो तमिलकम में emerge हुई थी. At that time, this was known as an ancient Tamil country. अब किंग्स की बात करें, किंग्स ऑफन ट्राई टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद अ वैरायटी ऑफ डेट इन ऑर्डर टू क्लेम हाई स्टेटस. तो उन्होंने अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दिया था विद द वैरायटी ऑफ डीटीज.
और ये स्ट्रैटेजी कुशान्स लेकर आए थे, who ruled over a vast kingdom। कहां से? सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट एशिया तक कुशान्स ने अपना पूरा का पूरा रूल क्या किया था? इस्टेब्लिश किया था। Then comes the colossal statues of Kushan rulers, हमें इंस्टॉल करने को मिले हैं आज नियर मथुरा। कुशान रूलर्स के स्टैचूज हमें मिले हैं, जिसे बताया जाता, जिसे हम ये पता कर सकते हैं कि उन्होंने अपना जो रूल है स्ट्रेच कर दिया था इन द प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश एज वेल। So by the 4th century, evidence of larger states, including Gupta Empire, have been found. तो गुप्ता के रूलर्स के भी evidences we have found, and many of these depended on Samantas, men who maintained themselves through local resources, including the control over the land. So Samantas were basically the chieftains जिन्होंने मेंटेन किया था अपना रूल ओवर द लैंड। अब इन किंग्स के परसेप्शन क्या था? Historians examine stories contained in anthologies such as the Jatak stories. Let me know in the comment section, Jatak stories कौन से रिलीजन से रिलेट करते हैं? So Jataks were written in Pali around the middle of first millennium CE. One story जो बहुत famous है, that is Ganda Tindu Jatak, which describe the condition of the subjects of the wicked king, and these including elderly women and men, cultivators, herders, village boys, and even animals. The king was very wicked, काफी ज्यादा चालाक था और काफी लोगों को वो सप्रेस करता था। तो इन लोगों में women, men, cultivators, herders, boys, girls, everyone was included. So this was all about this chapter. So in the next part, we are going to discuss this chapter. So please buy, you can buy our courses, you can purchase our courses from our app. अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, सो प्लीज चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, आप वहां पे लिंक को क्लिक कर सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को में ऐड हो सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट अपडेट्स, कौन सा लेक्चर कब आ रहा है, including daily quizzes, notifications regarding boards and CUET examinations as well. And again, I'm reminding you, आप हमारे courses purchase कर सकते हैं in just 4,999 rupees. Yes, my friends, in just 4,999 rupees, you will be getting, you can cover all your domains, including your language, including your general test. And this course is available humanities, science और commerce batches, सबके लिए, सारी streams के लिए course available है। हमारा उड़ान बैच is for you guys, हमारे टॉप क्लास फैकल्टी ने आपके लिए ये courses लॉन्च करे हैं। और अगर आपको सिर्फ जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, so you can get it in 2,999 rupees. ये सारथी बैच सिर्फ हमने आपके लिए लॉन्च करा है, बहुत इकोनॉमिकल है, 3,000 रुपए में कुछ नहीं आता। और अगर कोई फर्दर क्वेरी है या आपको कुछ फर्दर प्रॉब्लम है, सो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स एंड यू कैन गेट मोर डिटेल्स। आप हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं अगर आपको कुछ क्वेरीज है या कुछ इश्यूज आ रहे हैं। एंड ऐप डाउनलोड करने से आपको हमारे PDFs, mock test material, everything will be available to you for in absolutely free. So I'll see you in the next lecture. Till then, take care. Bye bye. KP Classes, dedicated to excellence.